पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया का जन्म 1 दिसंबर 1939 को कोलंबिया के एंटियोक्विया के छोटे से शहर रियो नेग्रो में हुआ था। एस्कोबार एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एबेल डी जेसुस एस्कोबार एचेवेरी एक किसान थे और उसकी मां हर्मिल्डा डे लॉस डोलोरेस गैविरिया बेरियो एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थी। बाद में परिवार मेडेलिन चला गया, जहां एस्कोबार बड़ा हुआ और गरीबी और असमानता की वास्तविकताओं से अवगत हुआ, जिसने उसके भविष्य के आपराधिक प्रयासों को आकार दिया। अपनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद एस्कोबार परिवार बहुत धार्मिक और धार्मिक था। पाब्लो की मां चाहती थी कि वह अपने परिवार के नक्शे कदम पर चलते हुए संभवतः शिक्षा या खेती में एक अधिक पारंपरिक करियर अपनाए। हालांकि एस्कोबार की महत्वाकांक्षा एक छोटे शहर के जीवन की सीमाओं को पार कर गई। मेडेलिन में सड़क जीवन के साथ उसके शुरुआती संपर्क ने अपराध में उसकी यात्रा की शुरुआत की। एस्कोबार को बुद्धिमान और करिश्माई व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। हालांकि धन और शक्ति के लिए उसकी अतृप्त इच्छा जल्द ही उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले गई। अपने परिवेश की कठोर वास्तविकताओं और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बारे में उसकी गहरी जागरूकता ने उसे शक्ति और धन इकट्ठा करने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया, भले ही इसका मतलब अवैध गतिविधियों का सहारा लेना हो। मेडेलिन में पले बड़े एस्कोबार को जल्दी ही सड़कों की ओर आकर्षित किया गया। गरीबी और हिंसा से त्रस्त इस शहर ने एस्कोबार को छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने के कई अवसर प्रदान किए। उसने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया और अपना समय सड़कों पर गुजारना पसंद किया। मेडेलिन में एस्कोबार के प्रारंभिक वर्षों ने उसे उस समय कोलंबिया में मौजूद मजदूर वर्ग के संघर्षों और धन असमानता को देखने का मौका दिया। इस माहौल ने सत्ता और शासन की स्थापित प्रणालियों के प्रति आक्रोश की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने विद्रोह के बीज बोए। छोटी उम्र में ही एस्कोबार ने छोटी मोटी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया था, जिसमें कार चोरी और तस्करी का कारोबार शामिल था। वह कब्रों के पत्थर चुराने, शिलालेख हटाने और उन्हें तस्करों को बेचने के लिए जाना जाता था। उसकी चतुराई और महत्वाकांक्षा ने उसे मेडेलिन के अन्य छोटे मोटे अपराधियों से अलग कर दिया। इस शुरुआती दौर ने एस्कोबार को मेडेलिन के आपराधिक अंडरवर्ल्ड के तंत्र को समझने के लिए आवश्यक आधार दिया, जिस पर उसने बाद में अपना दबदबा बनाया। एस्कोबार का पहला महत्वपूर्ण अपराध तब हुआ जब उसने चोरी की कारों और बाद में मारिजुआना की तस्करी शुरू की। हालांकि 1970 के दशक की शुरुआत तक वह कोकीन के व्यापार में शामिल नहीं हुआ, जिसने अंततः उसके आपराधिक करियर को परिभाषित किया। कोलंबिया अपने स्थान और आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोकीन उत्पादन का एक केंद्रीय केंद्र बन गया था और एस्कोबार ने इस बढ़ते अवसर को पहचाना। ड्रग व्यापार में अपनी भागीदारी के शुरुआती दिनों में एस्कोबार कोका किसानों और तस्करों के बीच बिचौलिए के रूप में काम करता था। उसने जल्दी ही कोकेन व्यापार की अपार लाभ क्षमता को समझ लिया और 1970 के दशक के मध्य तक उसने अपना खुद का वितरण नेटवर्क बना लिया था। प्रतिस्पर्धियों को संगठित करने, हेर फेर करने और उन्हें मात देने की उसकी क्षमता ने उसे कोकेन के बढ़ते व्यापार में दूसरों से अलग कर दिया। एस्कोबार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकेन की पहली बड़ी खेप उसके उल्कापिंड की तरह उभरने की शुरुआत थी। उसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी और वह समझता था कि इस तेजी से बढ़ते साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उसे निर्दयतापूर्वक प्रतिस्पर्धा को खत्म करना होगा। 1970 के दशक के अंत तक एस्कोबार ने खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्करों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। मेडेलिन कार्टेल, जिसका वह नेतृत्व करता था, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले कोकेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता था। अपनी शक्ति के चरम पर एस्कोबार का कार्टेल दुनिया के 80% कोकेन की तस्करी के लिए जिम्मेदार था, जिससे प्रति सप्ताह अनुमानित $420 मिलियन की कमाई होती थी। इस अपार धन ने एस्कोबार को ड्रग व्यापार और कोलंबियाई समाज दोनों पर अभूतपूर्व नियंत्रण करने की अनुमति दी। एस्कोबार की सत्ता में वृद्धि हिंसक रणनीति और लोक लुभावन रणनीतियों के संयोजन द्वारा चिह्नित की गई थी। उसने खुद को एक रॉबिन हुड व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। अपने धन का उपयोग मेडेलिन में गरीबों के लिए अस्पताल, स्कूल और आवास बनाने के लिए किया।
उसने स्थानीय आबादी के बीच एक वफादार अनुयायी प्राप्त किया जो उसे एक परोपकारी के रूप में देखते थे। इस दोहरे व्यक्तित्व ने एस्कोबार को मुखबिरों, समर्थकों और प्रवर्तकों का एक विशाल नेटवर्क बनाने की अनुमति दी, जिन्होंने उसे कानून प्रवर्तन से बचाने में मदद की। हालांकि एस्कोबार का परोपकार उसके हिंसक और आपराधिक व्यवहार का एकमात्र दिखावा था। वह लोहे की मुट्ठी से काम करता था, प्लाटा ओ प्लोमो, बेंग, चांदी या सीसा की रणनीति का इस्तेमाल करता था, जो लोगों को रिश्वत लेने या मौत का सामना करने के बीच विकल्प देता था। इस पद्धति ने सुनिश्चित किया कि राजनेता, कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका या तो उसके संचालन में शामिल थे या प्रतिशोध के निरंतर भय में रहते थे। एस्कोबार की कार्यप्रणाली में क्रूर हिंसा और रणनीतिक कूटनीति दोनों की विशेषता थी। उसने अपने व्यवसाय के हर पहलू को नियंत्रित करने के लिए रिश्वत, धमकी और हत्या का मिश्रण अपनाया। उसका प्रभाव न केवल कोलंबियाई सरकार तक बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तक भी फैला हुआ था। एस्कोबार की प्रमुख रणनीतियों में से एक उसकी परिष्कृत तस्करी की गतिविधियां थीं। मेडेलिन कार्टेल ने कोकेन के परिवहन के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें हवाई जहाज, नाव और पनडुब्बियां शामिल थीं। एस्कोबार ने सीमाओं के पार कोकेन की भारी मात्रा को ले जाने के लिए लियरजेट सहित विमानों का अपना बेड़ा भी स्थापित किया। इन अभियानों को वफादारों की एक सेना द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि शिपमेंट सुरक्षित और बिना पकड़े पहुंचे। एस्कोबार की दौलत ने उसे उच्च पदस्थ अधिकारियों, न्यायाधीशों और यहां तक कि सैन्य कर्मियों को भी अपनी गतिविधियों पर आंख मूंदने के लिए रिश्वत देने की अनुमति दी। उसके पास मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का एक जटिल नेटवर्क था, जिसने अरबों डॉलर को वैध व्यवसायों और ऑफशोर खातों में स्थानांतरित करने में मदद की। अपनी शक्ति के चरम पर एस्कोबार का कार्टेल कथित तौर पर अपनी कमाई के ढेर को बनाए रखने के लिए सिर्फ रबर बैंड पर $2,500 प्रति माह खर्च कर रहा था। एस्कोबार ने दुनिया भर के अन्य आपराधिक संगठनों के साथ जटिल मार्ग और संबंध भी स्थापित किए। उसने मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्सों में कार्टेल के साथ भागीदारी की और उसका कोकीन साम्राज्य यूरोप, एशिया और यहां तक कि अफ्रीका तक पहुंच गया। उसकी व्यावसायिक सूझबूझ और निर्दयता ने उसे आधुनिक इतिहास के सबसे धनी अपराधियों में से एक के रूप में काम करने की अनुमति दी। एस्कोबार के आतंक के राज्य में हिंसा और खून खराबे की अनगिनत घटनाएं हुई। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और जो कोई भी उसके रास्ते में आता था उसे तुरंत खत्म कर दिया जाता था। मेडेलिन कार्टेल के संचालन के कारण हजारों लोगों की मौत हुई, जिनमें नागरिक, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और राजनेता शामिल थे। एस्कोबार के नाम सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक 1919 में एवियन का फ्लाइट 203 में बम विस्फोट था, जिसमें 110 लोग मारे गए थे। एस्कोबार ने कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सेसर गेविरिया की हत्या करने के प्रयास में विमान को निशाना बनाया था, जिन्होंने कार्टेल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। जब गेविरिया फ्लाइट में नहीं थे, तब बम विस्फोट ने दुनिया को चौंका दिया और एस्कोबार को पकड़ने के कोलंबियाई सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एस्कोबार ने 1988 में कोलंबिया के न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनिला की हत्या का भी आदेश दिया था, जब बोनिला ने मेडेलिन कार्टेल को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया था। इस हत्या ने एस्कोबार और कोलंबियाई सरकार के बीच युद्ध को जन्म दिया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका एस्कोबार और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई में और अधिक शामिल हो गया। 1991 में कानून प्रवर्तन से बचने के कई सालों बाद एस्कोबार ने कोलंबियाई अधिकारियों के सामने इस शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया कि उसे ला कैथेड्रल नामक एक स्वनिर्मित जेल में अपनी सजा काटने की अनुमति दी जाएगी। मेडेलिन के पास स्थित यह आलीशान सुविधा एस्कोबार की हर इच्छा पूरी करने वाली सुविधा से सुसज्जित थी, जिसमें एक नाइट क्लब, एक जकूजी और एक फुटबॉल मैदान शामिल था। ला कैथेड्रल एस्कोबार की शक्ति और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया, जिसने उसके आपराधिक साम्राज्य को फलने फूलने में सक्षम बनाया। हालांकि एस्कोबार की ला कैथेड्रल में कैद अल्पकालिक थी। 1992 में
जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अभी भी जेल के अंदर से मेडेलिन कार्टेल चला रहा था, तो कोलंबियाई सरकार ने उसे अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया। स्थानांतरण होने से पहले ही एस्कोबार भाग निकला, जिससे बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की शुरुआत हुई। 1 साल से ज्यादा समय तक एस्कोबार सुरक्षित घरों के बीच घूमते हुए और अपनी सुरक्षा के लिए वफादारों के अपने विशाल नेटवर्क पर भरोसा करके पकड़ से बचता रहा। इस दौरान उसने कार्टेल संचालन को जारी रखा और कोलंबिया में हिंसा बढ़ती गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो एस्कोबार को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोलंबियाई सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा था, ने उसे पकड़ने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए। अपने पूरे करियर के दौरान एस्कोबार ने एक जटिल सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाए रखा। अपने समर्थकों के लिए वह एक नायक था जिसने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला था। अपने दुश्मनों के लिए वह एक क्रूर हत्यारा था जिसने कोलंबिया में मौत और विनाश लाया। एस्कोबार ने शायद ही कभी साक्षात्कार दिए अपने जीवन और कार्यों के बारे में एक निश्चित स्तर का रहस्य बनाए रखना पसंद किया। हालांकि एक बड़े से बड़े व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती गई। एस्कोबार द्वारा दिए गए कुछ रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कारों में से एक 1980 के दशक में एक स्थानीय पत्रकार के साथ था, जहां उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जो अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार काम कर रहा था। उसने दावा किया कि वह एक देशभक्त है जिसने स्कूल और अस्पताल बनवाए हैं और जिसके पास भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एस्कोबार की जनता की धारणा को प्रभावित करने की क्षमता ने मेडेलिन और कोलंबिया के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाब्लो एस्कोबार की किंवदंती बनाने में मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया भर के समाचार आउटलेट ने उसकी आपराधिक गतिविधियों, उसके भागने और उसके कार्टेल और कोलंबियाई सरकार के बीच हिंसक झड़पों को कवर किया। एस्कोबार का जीवन कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का विषय बन गया। अत्यधिक धन, शक्ति और हिंसा के मिश्रण वाली उसकी कहानी ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। कुछ हलकों में एस्कोबार सत्ता विरोधी विद्रोह का प्रतीक बन गया, जबकि अन्य में उसे अपराध और विनाश के अवतार के रूप में देखा गया। 1992 में ला कैथेड्रल से भागने के बाद एस्कोबार का पतन शुरू हो गया। कोलंबियाई सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्याप्त सहायता के साथ इतिहास में सबसे व्यापक मानव शिकार में से एक शुरू किया। एस्कोबार की तलाश में कोलंबियाई राष्ट्रीय पुलिस की कुलीन इकाइयां, विशेष खुफिया ऑपरेटिव और कुख्यात सर्च ब्लॉक डी बुस्क्वेडा शामिल थे, जो विशेष रूप से एस्कोबार को पकड़ने या मारने के लिए डिजाइन किया गया एक टास्क फोर्स था। सरकार और कानून प्रवर्तन के प्रयासों के अलावा एस्कोबार को प्रतिद्वंद्वी कार्टेल और निगरानी समूहों से बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा। इन समूहों में प्रमुख था लॉस पेप्स, पाब्लो एस्कोबार द्वारा सताए गए लोग, जो कैली कार्टेल के सदस्यों सहित पूर्व सहयोगियों, दुश्मनों और निगरानी समूहों का एक गठबंधन था जो एस्कोबार द्वारा उन पर किए गए आतंक का बदला लेना चाहते थे। लॉस पेप्स ने एस्कोबार के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ दिया, व्यवस्थित रूप से उसके नेटवर्क को खत्म कर दिया, उसके सहयोगियों को मार डाला और उसके सुरक्षित ठिकानों को उजागर कर दिया। उनके हिंसक अभियान ने आधिकारिक मानव शिकार को पूरक बनाया और एस्कोबार की शक्ति और प्रभाव को कम कर दिया। जैसे जैसे एस्कोबार के संसाधन कम होते गए और उसके संरक्षकों का नेटवर्क ढाता गया, वह और भी अकेला होता गया। उसकी पत्नी मारिया विक्टोरिया और उसके 2 बच्चों सहित उसके परिवार को सरकारी संरक्षण में रखा गया और अंततः विदेश में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण एस्कोबार को भागने पर मजबूर होना पड़ा। लगातार मेडेलिन में सुरक्षित घरों के बीच घूमता रहा। एस्कोबार के जीवन का अंतिम अध्याय 2 दिसंबर 1953 को समाप्त हो गया। 16 महीने की तलाशी के बाद एस्कोबार को मेडेलिन के एक मध्यम वर्गीय इलाके में एक मामूली घर में पाया गया। खुफिया अधिकारियों ने एस्कोबार द्वारा अपने परिवार को की गई कॉल को इंटरसेप्ट किया था, जिससे उसका स्थान स्पष्ट हो गया था। सर्च ब्लॉक के साथ कोलंबियाई अधिकारियों ने तेजी से काम किया। जब एस्कोबार छत्तों के पार भागने की कोशिश कर रहा था, तब गोलीबारी शुरू हो गई।
पुलिस के साथ गोलीबारी के बाद एस्कोबार को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का सटीक विवरण विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि उसने पकड़े जाने से बचने के लिए आत्महत्या कर ली होगी, जबकि अन्य का कहना है कि उसे पुलिस ने गोली मार दी थी। परिस्थितियों के बावजूद पाब्लो एस्कोबार की मौत ने कोलंबिया के इतिहास में एक खूनी अध्याय का अंत कर दिया। पाब्लो एस्कोबार की मौत ने कोलंबिया और पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उसकी मौत ने मेडेलिन कार्टेल को खत्म कर दिया, जो जल्दी ही बिखर गया और वैश्विक कोकेन व्यापार पर अपनी पकड़ खो बैठा। कैली कार्टेल जैसे प्रतिद्वंद्वी कार्टेल ने कुछ समय के लिए कोकेन के कारोबार पर कब्जा कर लिया, लेकिन कानून प्रवर्तन प्रयासों के तेज होने के कारण वे भी अंततः गिर गए। कोलंबिया के लिए एस्कोबार की मौत एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक थी। एस्कोबार की सत्ता के चरम के दौरान हिंसा, अपहरण और बम विस्फोटों से तबाह हुआ यह देश धीरे धीरे उभर रहा था। हालांकि एस्कोबार के शासनकाल के निशान बहुत गहरे थे। कार्टेल की गतिविधियों के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी और पूरे समुदाय तबाह हो गए थे। एस्कोबार की विरासत जटिल और बहुआयामी है। एक तरफ उसे अनगिनत मौतों और आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार एक क्रूर ड्रग माफिया के रूप में याद किया जाता है। उसके आपराधिक साम्राज्य ने कोलंबिया के लोगों को अनगिनत पीड़ाएं दी और वैश्विक ड्रग व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे दुनिया भर में नशे की लत और हिंसा में वृद्धि हुई। उसके ऑपरेशन का विशाल पैमाना और उसने जिस स्तर की हिंसा फैलाई वह आधुनिक आपराधिक इतिहास में बेमिसाल है। दूसरी ओर एस्कोबार मेडेलिन और कोलंबिया के अन्य गरीब क्षेत्रों में कुछ लोगों के लिए एक लोकनायक बना हुआ है। गरीबों को आवास, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के उनके प्रयासों ने उन्हें एक हद तक वफादारी और प्रशंसा अर्जित की, जो आज भी कायम है। कोलंबिया के कुछ हिस्सों में उनका नाम अभी भी श्रद्धा के साथ बोला जाता है और उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोहित करती है। एस्कोबार का प्रभाव लोकप्रिय संस्कृति में व्याप्त है, जिसमें कई किताबें, फिल्में और टेलीविजन शो उसके जीवन का वर्णन करते हैं। उसके उत्थान और पतन को नार्कोस जैसी श्रृंखलाओं में अमर कर दिया गया है, जहां उसके व्यक्तित्व को एक खतरनाक व्यक्ति और विरोधाभासी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। एस्कोबार के जीवन और विरासत के प्रति आकर्षण आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, क्योंकि उसकी कहानी महत्वाकांक्षा, हिंसा और सत्ता की मानवीय इच्छा के टकराव का प्रतिनिधित्व करती है।